नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। इसके बाद में हमने देखा था राजस्थान किन किन राज्यों के साथ में सीमाएँ बनाता है और किस किस राष्ट्र के साथ में सीमाएँ बनाता है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान तटीय सीमा नहीं लगाता है, मतलब जलीय सीमा नहीं बनाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि राजस्थान जो तटीय सीमा नहीं लगाता है तो लगाता कौन सी है, तो हमने बताया था आपको स्थलीय सीमा लगाता है 5,920 किलोमीटर की, जिसमें से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 1,070 किलोमीटर की और अंतर राज्य सीमा थी जो कि हमारे स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात इनसे लगा रहा था, और उसकी टोटल लंबाई हमने बताई थी 4850 4,850 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ में हमने देखा था कि राजस्थान को हम 4 भौतिक भागों में बांटते हैं, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कि हम बात कर रहे थे राजस्थान की, तो राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, किसने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा, तो आप कहोगे सर प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा। इसके बाद में हमने बात कही थी, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कितने उपभागों में विभाजन किया गया है, तो आपको मैंने बताया था 12 इसका आंसर रहेगा, जैसा कि अभी पूछा भी गया था। आपको राजस्थान के विभाजन के बारे में बात करें तो मैं आपकी आज की हेडिंग एक बार लगा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन में क्या होता है कि सभी लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं, जैसे कि रामलोचन ने अलग दी थी। इसके बाद में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा, पंडित हरि मोहन सक्सेना ने और प्रोफेसर तिवारी ने 4 भागों में बांटा, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा राजस्थान है वो कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो आपको होगी 4, और कितने उपभागों में, तो आपको होगी 12। ठीक है जी, अब सुनना। मान लो कि हमारा राजस्थान है, देखो मैं पार्ट्स बना रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 का नाम क्या हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर आपने अभी बताया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय या रेतीला प्रदेश। ओके, डन है, हाँ जी। इसके बाद में हमने जो दूसरा पार्ट बनाया था वो ये बनाया था कि यहाँ से आपकी अरावली निकलती है और इस तरह से आपकी अरावली आगे दिल्ली तक जाती है, हरियाणा होते हुए। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका नाम हमने बता दिया था, ये अरावली क्षेत्र में इसका नाम हो गया अरावली, और अरावली में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ सब पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया अरावली पर्वतीय। और निश्चित भूभाग होने की वजह से इसको हम किसकी संज्ञा दे दी, प्रदेश की संज्ञा दे दी। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। कलर प्रॉपर विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस कलर को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। और हम आगे बात कर रहे हैं, तो यदि इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का पूर्वी और पूरा आपका हाड़ौती वाला पार्ट, जिसको मैं पूरा वाइट कर रहा हूँ, उसको आप समझना थोड़ा सा। इस पार्ट को यदि छोड़ दूँ तो जो बचा कुचा पार्ट होगा ये वाला, ये पार्ट 3rd में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे पूर्वी मैदानी या पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है क्या, तो 3 पार्ट्स आपके सामने आ गए हैं, और बचा हुआ ये जो चौथा पार्ट है वो आपका ये रहा, पूरी जिगजैग लाइन बना हुआ है। इसकी जो दिशा देखी जाएगी तो आप कहोगे सर दक्षिण पूर्व है, तो इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी। और यहाँ पर पठार की अधिकता होने की वजह से इसका क्या नाम हो गया,
दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, और ध्यान रखना कि आपकी जो अरावली है, ये जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। कब की? प्री कैम्ब्रियन काल की। काल पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल। इसके बाद में आप कहोगे तो सर मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कब का है? आप कहोगे सर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कब का है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कब का है ना? तो ध्यान रखना ये उत्तर प्लीस्टोसिन काल का है। उत्तर प्लीस्टोसिन। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो आप कहोगे सर प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन। ठीक है, ये आपके पठारी प्रदेश भी आपको इन्हीं कालों में से दिखते हो। तो सबसे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन, और ध्यान रखना ये प्री कैम्ब्रियन का मतलब है कि 650 मिलियन से लेकर 570 मिलियन पूर्व के, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 65 करोड़ वर्ष से लेके 57 करोड़ वर्ष तक के। कब से? 65 से 57। फिर इसके बाद में आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसके बाद में आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम प्रदेश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजस्थान का भौगोलिक, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर आपने बताया अभी अरावली सबसे पुरानी है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पहले जो था वो फोल्डेड माउंटेन था। अरावली पहले क्या था? आप कहोगे सर वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला। अभी पूछ लिया जाए कि अरावली वर्तमान में कैसी है, तो ध्यान रखना एक रेजिडुअल पर्वत के रूप में रह गया है, तो इसे हम कहते हैं रेजिडुअल को बोलते हैं अवशिष्ट, अवशेष मात्र रह गए हैं। अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली प्राचीन समय में कैसा था? फोल्डेड माउंटेन था, वलित पर्वतमाला थी। अब कैसी रह गई है? रेजिडुअल, मतलब अवशिष्ट, अवशेष के रूप में रह गई है, तो अवशिष्ट। तो इस प्रदेश के बारे में, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम देखने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे नवीन प्रदेश कौन सा है, तो आप ध्यान रखना ये सबसे नवीन प्रदेश है। सबसे नवीन प्रदेश, सबसे नवीन प्रदेश। ठीक है, चलें आगे। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी रेतीला प्रदेश। चलें अगली स्लाइड पर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम ये देखेंगे कि उसकी वनस्पति कैसी है, बारिश कैसी होती है, और वहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो कौन सी होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। तो मैं जस्ट एक राजस्थान का हल्का सा मैप आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे इस पार्ट की। किस पार्ट की? इस वाले पार्ट की बात करने वाले हैं। ये वाला पार्ट हमारे काम का। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहोगे कि सर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका नाम मरुस्थलीय प्रदेश कैसे बना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कैसे बना। आपको पता होगा ये डायरेक्शन होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। पश्चिम में होने की वजह से, और रेत ही रेत है यहाँ पर, क्योंकि किसका अवशेष है, मैंने पहले बताया था कि जब पृथ्वी अलग हुई थी, सूर्य से अलग हुई थी पृथ्वी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक था स्थल भाग, एक था जल भाग। जल भाग को हमने पैंथालसा नाम दिया था, जबकि स्थल भाग को पेंजिया नाम दिया गया था। पेंजिया फर्दर दो भागों में डिवाइड हो गया, पेंजिया
फर्दर दो भागों में डिवाइड होने के बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने और उन्हीं के बीच में एक सागर बना जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर। ये जो टेथिस सागर है कालांतर में सूख गया और हमेशा आपको पता है सागरों का पानी कैसा होता है, खारा होता है। जब ये सागर सूख गया तो यहाँ पर रेत जमा हो गई, मरुस्थल बनने लग गए। अब आप बताओ कि यदि पहले जिस जगह पे खारा पानी है और सूख गया है तो वहाँ की जो ज़मीन है सैलाइन होगी, मतलब खारी होगी या मीठी होगी, तो आप कहोगे सर खारी होगी। तो यहाँ पर जितनी भी झीलें पाई जाती हैं, जैसे आप नाम देख लो, पंचपदरा है, डीडवाना है, कोलायत है, ये सारी झीलें कैसी हैं आपके खारे पानी की झीलें, ठीक है ना। तो पंचपदरा आपको अच्छे से पता है, बाकी की नहीं भी पता हो तो एक बार चलेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर पश्चिम में होने की वजह से नाम हो गया पश्चिमी। मरुस्थल कब कैसा बना सर, क्योंकि सर किसका अवशेष है, यहाँ लिख दो टेथिस सागर का अवशेष है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो टेथिस सागर का अवशेष है। किसका, टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं वो कैसी होंगी, आप कहोगे सर खारी होंगी। पानी कैसा होगा, खारा होगा। और खारे पानी में वनस्पति उग सकती है क्या, खारे पानी में कोई वनस्पति उग सकती है क्या, आप कहोगे सर वैसे तो नहीं उग सकती, लेकिन कांटेदार जो वनस्पति होती है वो उग जाते कहीं पर भी। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी कांटेदार वनस्पति पाई जाएगी। और साइंसी भाषा में इसे कहते हैं, कांटेदार वनस्पति को हम ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। हिंदी में बात करें तो मरु में, मरु मतलब मरुस्थल में उद्भव होने वाली वनस्पति, मरु में मतलब मरुस्थल में उद्भव होने वाली वनस्पति कहते हैं मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति। अब आप कहोगे सर थोड़े से एग्जाम्पल बता दो, तो मरुदभिद वनस्पति या ज़ीरोफाइट्स, इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक आएगा नागफनी। नागफनी के बाद में आप देख लोगे तो ग्वारपाठा, जिसे एलोवेरा कहते हैं आप। इसके बाद में और बात करें तो बबूल कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो हमने एक चीज़ उठाई कि सर ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। आपसे पूछे किस भूखंड का अवशेष है, तो सर आप कहोगे सर भूखंड कैसे हो सकता है, अंगारा लैंड से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। गोंडवाना लैंड में हमारी अरावली आती है, क्योंकि गोंडवाना लैंड जो है वो किससे बना हुआ है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पर चट्टानें, रॉक्स हैं। तो अरावली में हमारी चट्टानें हैं और एक चट्टान हमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में देखने को मिलती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड जो है वो किसका भाग है, या गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग राजस्थान में है, तो एक तो अरावली होगी हमारी और एक हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बाकी की जो दोनों पार्ट्स मिलेंगे आपको, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी कृषि प्रदेश, ये दोनों टेथिस सागर के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखो खारा पानी होगा तो जनता ज़्यादा निवास नहीं करेगी। तो आपसे पूछा जाए कि इस एरिया का, यदि राजस्थान को पूरे को 100 मानूं तो इस एरिया ने कितना कवर कर रखा है, कितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ने, तो आप कहोगे सर 61.11%। कितना परसेंट, 61.11% क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो जनसंख्या, रहने वाली जनसंख्या है, यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो है आपकी 40%। कितनी परसेंट, 40%, ठीक है। इतने क्षेत्रफल पर इतनी जनसंख्या इसमें निवास कर रही है। अब आप कहोगे कि सर खारा होने से क्या और फर्क पड़ेगा, एक बात बताओ, खारा होगा तो पानी कम, पानी कम होगा तो वनस्पति भी कैसी, कांटेदार, और क्या होगा कि पानी की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जहरीला हो सकता है। तो ये यहाँ पर सांप जो हैं वो भी कैसे पाए जाएंगे, जहरीले पाए जाएंगे। और ये सांप काफ़ी बार चर्चा में रहा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा सांप पाया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर पेवड़ा सांप। कौन सा सांप, पेवड़ा सांप। इसके बाद में और हम बात करें पेवड़ा सांप के बाद में, तो यहाँ पर एक गाय पाई जाती है, गाय की कुछ नस्लें पाई जाती है जिसमें एक नाम है शाहीवाल। कौन सी, शाहीवाल। और थार के मरुस्थल में पाई जाने की वजह से थार पारकर गाय की नस्लें भी पाई जाती हैं यहाँ पर। इसी प्रदेश में एक जीवाश्म उद्यान भी पाया जाता है, आंकलवुड। कौन सा, आंकल गांव है जो है आपके जैसलमेर में, आंकलवुड। फॉसिल को बोलते हैं जीवाश्म, है ना, आंकलवुड फॉसिल पार्क।
यहाँ पर लगभग 92 जीवाश्म उद्यान जीवाश्म पाए गए हैं। आंकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है ये? तो आप कहोगे सर आंकल गांव, और आंकल गांव कहाँ आता है? आप कहोगे सर जैसलमेर। ठीक है। और इसी मरुस्थलीय प्रदेश में एक प्रोटीनियस घास दुधारू पशुओं के लिए, नॉट फॉर यू एंड मी, यहाँ पर एक घास पाई जाती है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेवण। एग्जामिनर का काफ़ी अच्छा फोकस रहता है सेवण घास पर। इसके बाद में भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे देने लग गए धामण। अब नहीं पता मुझे कि कितना फोकस किया जाएगा, लेकिन इसके बाद में यदि पूछा जाएगा तो आप घासों के नाम याद रखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो घासें पाई जाती है आपके सामने लिख रहा हूँ, सेवण, धामण, बुर, मोचिया। सेवण, धामण, बुर, मोचिया, करड़, अंजनी, सुगनी। करड़, अंजनी, सुगनी। ये जो सेवण घास है हमारी, ये जो सेवण घास है वो प्रोटीनियस घास है। कैसी है? प्रोटीनियस घास। इस घास को हम लीलोण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ये नाम पूछा गया है। लीलोण घास के नाम से भी इसको जानते हैं। किस घास को? सेवण घास को। और ये किसके लिए बढ़िया है? आप कहोगे दुधारू पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। और इसी घास को प्रीफर करते हैं गोडावण पक्षी अंडे देने के लिए। गोडावण पक्षी की राज्य पक्षी है ये तो हमारा, है ना। आप कमेंट करना कि ये गोडावण है राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली या शरण स्थली कह सकते हो, प्रजनन स्थली। ठीक है जी, क्लियर हो गया। किसके बारे में बात होगी? घास के बारे में। वापस से एक बार देख लेते हैं। चलो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारेपन का कारण आप कहोगे सर टेथी सागर। टेथी सागर में खारा पानी पाया जाता है तो वनस्पति भी ऐसी ही पाई जाएगी जिसकी पत्तियां कम होगी। आप कहोगे सर ये कांटेदार ही क्यों पाई जाती है? इसका एक रीज़न है कि मान लो ये कोई पेड़ है, इस पे पत्तियां हैं, ये रही, ठीक है, इस पे ये पत्तियां, तो जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना किसके कांटेक्ट में आएंगी? सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आएंगी, और वहाँ से वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं ना एवोपरेशन, वो ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होगा तो यहाँ से पानी क्या होगा? उड़ने लगेगा। पानी उड़े तो तब जब पानी हो, पानी है ही नहीं तो उड़ेगा क्या? तो इसलिए ये पत्तियाँ विकसित नहीं होती हैं, और इनकी पत्तियाँ या आप कह सकते हैं स्टेम के साथ में यहाँ छोटे छोटे कांटे इस तरह से उग जाते हैं, जैसे आपने ग्वारपाठा देखा होगा। तो इन कांटों का एरिया कम, क्षेत्रफल कम होता है, तो सूर्य के कांटेक्ट में कम आते हैं, संपर्क में कम आने की वजह से एवोपरेशन कम होता है, और इतना ही पानी होता है कि काम चल सके, है ना। तो समझ में आया यहाँ पर कांटेदार वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती हैं? कांटेदार वनस्पतियाँ पाने का कारण ये है। और इन्हीं कांटेदार जो वनस्पति उन्हीं को क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स। देखो, गुलाब को प्रोटेक्शन कौन देता है? आपको कांटे देते हैं सर। तो उनको फाइट करने की ज़रूरत है क्या? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि वो सेफ है उन कांटों की वजह से। तो अब देखो ऐसे याद रख सकते हो, कांटेदार जीरो फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और मरु में उद्भव होने की वजह से, मरुस्थल में ये जो वनस्पति है उद्भव होने की वजह से इसको नाम क्या दे दिया? मरुद्भिद वनस्पति। इसमें आप नागफनी, ग्वारपाठा, बबूल, सुबुल, ये सारे तरह के क्या पाए जाते हैं? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जो मेनली बात करूँ मैं क्षेत्रफल की, तो जो क्षेत्रफल है वो है आपका 61.11%। यहाँ पर जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो है 40%। इसके बाद में बात करें, और जहाँ का जनघनत्व, ध्यान रखना जनघनत्व कम है। जनघनत्व क्या होता है? कोई बताएगा जनघनत्व क्या होता है? ध्यान रखना कि 1 वर्ग किलोमीटर, जैसे कि मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, 1 वर्ग किलोमीटर ऐसे चले, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर ऐसे चले, इसके द्वारा जितना भी एरिया कवर किया गया है, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले यदि व्यक्तियों की या जनों की या लोगों की संख्या होती है तो उसे हम कहते हैं जनघनत्व। यदि वहीं पर 1 वर्ग किलोमीटर में पशुओं की बात करें तो हो जाएगा आपका पशु घनत्व।
क्लियर है। जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा कम वाला जिला कौन सा है, तो आपको होगा सर जैसलमेर। पूरे 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। कितने लोग, 17 लोग। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला पूछे तो आपको तो जयपुर है ना, जयपुर। तो यहाँ पर कुछ एक सांप पाया जाता है, सांप का नाम पीवड़ा, क्योंकि पानी की कमी से जहरीला ज़्यादा होता है, तो पीवड़ा सांप। पीवड़ा और पावड़ा दोनों ही जहर उगलते हैं ना, तो आपको पता होगा। इसके बाद में गाय की बात करें तो एक नस्ल है गाय की साहिवाल और थारपारकर। ये हम और डिटेल से हम आपके बात करेंगे पशुधन में कि गाय की और कौन कौन सी नस्लें हैं, बकरी की कौन कौन सी है, भैंस की कौन कौन सी। इसके बाद में बात कर रहा हूँ मैं आंकलवुड फॉसिल पार्क की, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में, आंकल गाँव में। आपको ये भी आ सकता है लकड़ी का जीवाश्म, लकड़ी का जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, तो आप कहोगे आंकल गाँव में। कहाँ पर, आंकल गाँव में। और आंकल गाँव आता कहाँ पर है, तो आपके देख सर जैसलमेर में आता। क्लियर है, चलें आगे। आप सुनो, ये सारी बातें हो गई हमारी। फिर मैंने बात की थी किस घास की, आप कहोगे सर सेवण की। ध्यान रखना, साइड में नोट लगा लेना, कहीं गड़बड़ मत कर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलने का टोन अलग होता है। एक आता है सेवण, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि क्या है, आप कहोगे सर घास है। और इस स को लोग च का उच्चारण दे देते हैं और बोल देते हैं चेवण। तो चेवण ध्यान रखना, बकरी का मांस होता है। ये क्या होता है, मांस होता है। ये बेसिकली ये दोनों टर्म्स अपने आप में अलग हैं, कोई इनको मिक्स करने की कोशिश ना करे, सेवण और चेवण को। ठीक है, सेवण, धामण, बुर, मोचा, करड़, अंजनी, सुगनी, ये सारी यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं, प्रोटीन घासें हैं। जिसमें हमने बात करी सेवण घास के बारे में, तो सेवण घास क्या है, प्रोटीनियस घास है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी का अन्य नाम पूछा जाए तो आपसे लीणों घास के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जो अपने अंडे देने के लिए सबसे अच्छी घास मानता है सेवण घास को, उसका नाम है गोडावन पक्षी। मेरा क्वेश्चन है कि इस गोडावन पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया, कब घोषित किया, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब घोषित किया। ठीक है, चलें आगे देखो। इस प्रदेश की हम बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का एक बार आप चार्ट देखना कि इसमें पढ़ना क्या क्या हमें। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें थोड़ी सी पहले हम एक बार बारिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर। और तापमान की बात करें तो गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में बहुत कम होता है। यहाँ पर जलवायु की बात करें, कि ये सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी में हैं, मैं पहले ही क्लियर करवाता जा रहा हूँ। जलवायु जो होगी यहाँ की होगी शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ये प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जलवायु की बात कर रहा हूँ कि नाम भी ऐसा ही है, शुष्क। अभी मैं बांटूंगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 फर्दर भागों में बांटूंगा, जिसमें से एक होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाला और एक होगा 25 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा वाला, जिसमें 0 से 25, ओके सही है, 0 से 25 के बीच में बात करेंगे हम। किसके बीच में, 0 से 25 के बीच में हम बात करेंगे। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटेगी, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये बारिश है, ये आपकी जलवायु है। आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो मृदा है, सॉइल है, मिट्टी है, वो कौन सी पाई जाती है, तो आपको सर रेतीली बलुई मृदा, रेत है इसकी वजह से सर रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा। इस मृदा की खासियत क्या है कि सर ये जो मृदा है वो अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ मतलब कम उपजाऊ कह सकते हो, अनुपजाऊ तो क्या हो गया, क्योंकि खारी मृदा है तो खारी मृदा तो लगभग अनुपजाऊ होती है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जब हम देखते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, और किसके आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। आप कहोगे
कौन कौन से सर, तो मैं बताऊंगा आपको। एक तो शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब आप सिंपल सा याद रखना, शुष्क वही पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में एक आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहे। एक तो शुष्क है और एक अर्धशुष्क। बांटा किसको भागों में? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क और अर्धशुष्क। इसके बाद में और हम बात करें तो इस शुष्क को बालू का स्तूपों के आधार पर, किसके आधार पर? बालू का स्तूपों के आधार पर। मैं लिख देता हूँ बालू का स्तूप, मतलब सैंड ड्यून्स। बालू का स्तूपों के आधार पर इसको फर्दर दो भागों में बांटेंगे हम। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और एक होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। ये जो प्रदेश है वो लगभग 61.11% क्षेत्रफल बताया था, उसमें से उसको 100% मान लेता हूँ तो 41.50% भूभाग पर फैला हुआ है। और जो फैला हुआ है वो एक त्रिकोण में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? त्रिकोण में, मतलब त्रिभुजाकार। आपसे पूछ लिया जाए कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का आकार कैसा है तो आपको किसके जैसा है? त्रिभुज के जैसा। और बालू का स्तूप युक्त 100 में से माइनस कर लो, आपको बच जाएगा 58.50%। ठीक है, ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, फ्री प्रदेश है, वो कौन कौन से हैं तो आप देखना यहाँ पे। तो मैं जहाँ जहाँ आपको डॉट लगा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा गौर करना। ये एरिया आपका जैसलमेर का पूरा, किसका? जैसलमेर का। इस जैसलमेर के एरिया में आप देखोगे तो जैसलमेर जो शहर है, जैसलमेर शहर से लगभग 60 किलोमीटर का एरिया, कितने किलोमीटर का? 60 किलोमीटर का एरिया। जैसलमेर से लगभग कितने? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कहाँ? जैसलमेर शहर से। जैसलमेर शहर, जैसलमेर शहर से लगभग 60 किलोमीटर के एरिया में क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्या बोला हमने? नहीं पाए जाते, फ्री। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। एक दूसरा, जैसलमेर में ही एक स्थान आता है, इसका नाम है पोकरण। कौन सा रण? पोकरण। पोकरण भी कहाँ आता है? आपको सर जैसलमेर में। जैसलमेर में ही एक क्षेत्र और आता है, जैसलमेर में ही एक क्षेत्र और आता है, उस क्षेत्र का नाम है रामगढ़। कौन सा गढ़? रामगढ़। रामगढ़ भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये है आपका बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर का एक स्थान है देशनोक। कौन सा? देशनोक। यहाँ पर भी आपके बालू का स्तूप आपको देखने को नहीं मिलते। कहाँ कहाँ? रामगढ़, पोकरण, देशनोक। अब एक ज़िला और आता है बीच में ही, यहाँ पर एक ज़िला आ जाएगा, ज़िले का नाम है फलौदी। कौन सा? फलौदी। इसके बाद में एक और ज़िला यहाँ आ जाएगा जो कि कहलाएगा हमारा बालोतरा। बालोतरा जिला। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो कैसे क्षेत्र हैं? ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। पहले हम कहते थे जोधपुर में नहीं पाए जाते। देखो जोधपुर का आपको स्थान फलौदी नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है ना, तो ये स्थान वो है जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। यहाँ पर आप कहोगे सर ये नहीं पाए जाते तो क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको चट्टानी मरुस्थल इर्ग, चट्टानी मतलब बालू मरुस्थल इर्ग, चट्टानी मरुस्थल हमादा, और दोनों का कॉम्बिनेशन रेग। यहाँ पर सिर्फ बालू पाई जाएगी तो हम क्या देंगे? इर्ग मरुस्थल हो गए। मरुस्थल में आप देखोगे तो ये किसके प्रकार हैं?
मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय प्रकार। एर्ग मतलब यहाँ पर क्या पाई जाएगी, मिट्टी। हमादा में आपको होगी कंकड़ पत्थर और चट्टान, कंकड़ पत्थर और चट्टान। और इन दोनों इस रेग में आपको बालू भी मिलेगी प्लस चट्टान भी मिलेगी और यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी मिलेंगे। तो आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एर्ग, रेग और हमादा, तो आप क्या बोलोगे, एर्ग मतलब बालू का से ग्रस्त क्षेत्र, हमादा मतलब चट्टान एवं कंकर से ग्रस्त क्षेत्र, और रेग मतलब इन दोनों का मिक्सअप, ऐसे कर सकते हैं याद। ठीक है, तो ये बालू का मुक्त प्रदेश आपने देख ही लिया है, याद हो गए। जैसलमेर के 3 क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से 60 किलोमीटर के आसपास का एरिया, प्लस रामगढ़ जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर में, देशनोक बीकानेर में, फलौदी में, बालोतरा में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे कैसे हैं, मुक्त प्रदेश हैं। कैसे प्रदेश हैं, मुक्त प्रदेश हैं। और बालोतरा आपकी जिला में और भी डेप्थ में जाकर पूछ ले तो आप पचपदरा लिख सकते हो, पचपदरा, यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है। ठीक है, चलें अब हमारा, पहले एक बार इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, एक बार इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना आए कुछ। इसका भी ले लो और इसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना आप कि इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। और ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, है ना, ये ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी ले लो एक बार। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, देखो हमें क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको लिंक बिठानी होती है। क्या बिठानी होती है, लिंक बिठानी होती है। ठीक है, चलें अब देखो कुछ क्षेत्र हैं जो आपके काम के हैं जैसलमेर में। जैसे कि पहला क्षेत्र ये है आपका जैसलमेर में कुछ गांव हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट की दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने पहला क्षेत्र है आकल गांव। अभी मैंने बता भी दिया, यहाँ पर फॉसिल पार्क एवं जीवाश्म उद्यान है, बात एक ही है। ठीक है, आप कहोगे सर कितने वर्ष पुराना है, तो ध्यान रखना 17 से 18 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं जीवाश्म के यहाँ पर। कौन सा गाँव, आकल गाँव। आकल गाँव जैसलमेर, यहीं पर नेशनल, आपको यूँ पूछ लिया जाए, नेशनल जीवाश्म उद्यान, नेशनल जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आकल गाँव, आकल गाँव जैसलमेर, आकल गाँव जैसलमेर। ठीक है, ओके। अगला, इसी में एक गांव और आता है जिसका नाम है, किसी ने सुना है अभी तक तो नहीं होगा, लगभग ये करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से मैं आपके सामने लेके आया, बंधा गांव या बांधा गांव। बंधा गांव या बांधा गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और ध्यान रखना, इस गांव को फरवरी 2018 को जीवाश्म प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इस गांव में, बंधा गांव जैसलमेर में फरवरी 2018 को जीवाश्म मिले हैं। और वो किस किस के हैं, तो आप ध्यान रखना, व्हेल मछली के मिले हैं और मगरमच्छ के और कछुए के दांत, कछुए के दांत मिले हैं। और सेम इसी से मिलते जुलते हुआ एक गांव का नाम मिलता जुलता हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ की जो मिले हैं अवशेष वो मिलते जुलते हैं। जैसे कि जोयन गांव है, ये जोयन गांव जैसलमेर में। यहाँ पर मार्च और अप्रैल 2022 में पाए गए अवशेष जीवाश्म के, किसके अवशेष, जीवाश्म के। और क्या क्या पाए गए, तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपके व्हेल मछली एवं मगरमच्छ के अवशेष पाए गए। किसके, व्हेल मछली और मगरमच्छ के अवशेष पाए गए। कहाँ पर, बंधा गांव में, सॉरी इसमें जोयन गांव में। अगला जो है वो ये है आपके कि गुड़ा वेस्ट।
आप अच्छे से जानते हैं गुड़ा जो है, गुड़ा बीकानेर है ना, गुड़ा बीकानेर एक कोयले के लिए फेमस है। आप बाड़मेर के भी कुछ क्षेत्र में जैसे गिरल, पर गिरल किसके लिए, लिग्नाइट के लिए, तो हमारे यहाँ पर भी तो लिग्नाइट ही है ना। तो ये जो गांव है गुड़ा वेस्ट बीकानेर, ये लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए, लिग्नाइट कोयले की खान है यहाँ पर। और जनवरी 2021 में यहाँ पर, जनवरी 2021 में प्राचीनतम शहतूत, ये शहतूत समझते हो क्या, ये शहतूत वही है जिससे क्या बनाई जाती है, कपास है ना, इसके रेशे से शहतूत, शहतूत के अवशेष मिले हैं। और एक और पहाड़ियाँ पाई गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जेठवाई की पहाड़ियाँ। पूछा जा सकता है कि जेठवाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, इतना याद हो जाएगा वो बहुत आपके लिए। कहाँ पर हैं आपके, यह जैसलमेर में। यहाँ डायनासोर के अंडे मिले हैं बड़े बड़े, किसके जैसे, आपको सर कितने बड़े मिले हैं, तो ध्यान रखना एक छोटा ऊँट होता है ना, छोटा ऊँट, उसके समान के अंडे पाए गए यहाँ पर, छोटे ऊँट के समान। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे गांव थे आपके, ये गांव क्लियर हो गए। इसके बाद में हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को देखा, कौन कौन से युक्त है और कौन कौन से मुक्त हैं। अब सुनना, यहाँ पर हम जो आज की क्लास में लगभग नहीं देख पाएंगे हम, कि टाइम की कमी होने की वजह से। हम देखेंगे कल कि बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन सा है। तो अब आप ध्यान रखना कि जो हमारा राजस्थान है, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ आज, ताकि कल कम मेहनत करनी पड़े हमें। तो ये हमने इस साइड से इसको किसको ले लिया था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। और यहाँ पर ही हमने ये क्षेत्र, लगभग ये वाला क्षेत्र में क्या बता दिए थे कि बालूका स्तूप नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, बालूका स्तूप नहीं पाए जाते। यदि बालूका स्तूप यहाँ नहीं पाए जाते तो बची कुछ जगह पर, बची हुई जगह पर, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, आपको वैसे बालूका स्तूप पाए जाएंगे फिर तो, है ना। जहाँ पर हमने लिख दिए हैं कि बालूका स्तूप नहीं पाए जाते, उसके अलावा ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या पाए जाएंगे, बालूका स्तूप पाए जाएंगे। और जहाँ जहाँ बालूका स्तूप पाए जाएंगे वहाँ वहाँ हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बालूका स्तूप कहाँ कहाँ कितने कितने पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, वो देखने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसका आता है कि राजस्थान में जो बालूका स्तूप है, अनुप्रस्थ प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, बरखान क्या होते हैं, सीप क्या होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम काफ़ी देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपका बालूका स्तूप वाला हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। और ये कैसा है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। इस युक्त जो प्रदेश है, यहाँ पर हम बालूका स्तूपों के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, बालूका स्तूपों के प्रकार, जिसमें एक प्रकार आएगा आपके अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य मतलब पवन की दिशा के समानांतर चलने वाले। एक आ जाएंगे आपके अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ऐसे जो हवा इधर चल रही है, और सैंड्यून कहाँ बन रहे हैं, बालूका स्तूप हवा की विपरीत दिशा में बन रहे हैं, लंबवत दिशा में बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं, हवा के दिशा के समानांतर। ये कैसे बन रहे हैं, हवा की दिशा के लंबवत। फिर और हम बात करेंगे बालूका स्तूप में, एक बात करेंगे हम बरखान की। किसकी बात करेंगे, बरखान या बरछान की। और हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, सीफ की। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सीफ। इसके बाद में हम बात करेंगे पैराबोलिक। किसकी, पैराबोलिक, जो हेयर पिन जैसी होती है, महिला की हेयर पिन जैसी, पैराबोलिक। ठीक है, इसके बाद में हम छठी बात करेंगे स्टार बालूका स्तूप, तारा बालूका स्तूप। ठीक है, इसके बाद में 7वें नंबर पर हम जो बात करेंगे वो नेटवर्क बालूका स्तूप। कैसे, नेटवर्क बालूका स्तूप। नेटवर्क बालूका स्तूप में आप समझ सकते हो, यूरेनियम का यदि तोड़ते हैं तो यूरेनियम जब विस्फोट करता है, बम बनता है, तो किस तरह से होता है, उसी तरह से आपके नेटवर्क बालूका स्तूप भी फैलते जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे झाड़ियों के किनारे बनने वाले शक्र या सब्र काफिज।
शक्र या सब्र काफिज बालू का स्तूप, बालू का स्तूप अनियमित हवाओं की वजह से बनते हैं। ये कब बनेंगे? ये आपके कह सकते हैं कि कृषि ज्योत के किनारे, सब्र काफिज झाड़ियों के किनारे, पैराबोलिक महिलाओं के हेयरपिन जैसी, सिर्फ जो हैं आधा बरखान है, आधा बरखान है। बरखान कैसे होते हैं? बरखान इस तरह के होते हैं। सिर्फ कैसा होता है? इस तरह का होके यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक कैसे होंगे? अर्धचंद्राकार होंगे। तारा कैसे होंगे? तारे की जैसी आकृति होगी। नेटवर्क बालू का स्तूप कैसे होंगे? इस तरह से नेटवर्क बनता चला जाएगा। एक बालू का स्तूप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, फिर और फर्दर इसको भी टूटते जाएंगे, ये रहे, ये रहे। ये नेटवर्क बालू का स्तूप में। सब्र काफिज कैसे होंगे? मान लो ये झाड़ी हैं, मान लो ये झाड़ी हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाले जो बालू का स्तूप है, यहाँ पर जो बनने वाले बालू का स्तूप वो क्या कहलाएंगे? सब्र काफिज। बरखान बना दिया। अनुप्रस्थ मैंने, हवाएं ऐसे चलेंगी और बालू का स्तूप कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। हवाएं ऐसे चलेंगी और बालू का स्तूप ऐसे बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे? सब्र काफिज। ये पैराबोलिक जो हैं महिलाओं के हेयर पिन की तरह होते हैं, मतलब ऐसे जाके लास्ट में से मोटे हो गए और वापस से ये देखो महिलाओं के हेयर पिन जैसा हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सारी बातों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो कल करेंगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, युक्त प्रदेश हमने देख ही लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कल पढ़ गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में माध्यम ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।